ये पहली कहानी है तो आज शुरू करते हैं। है यदि तुम सपने में कोई प्रेत देखते हो तो समझ लो कि कोई प्रेत तुम्हारे आसपास है। कभी कभी वो प्रेत अपनी उपस्थिति का जबरदस्त एहसास कराने के लिए तुम्हें सपने में ही चोट पहुंचाते हैं, और वो चोट तुम्हें वास्तविक रूप से कई दिन तक परेशान भी कर सकती है। वीडियो चैनल का उद्घोषक लगातार बोल रहा था, क्या बकवास सुन रहे हो तुम? ये वीडियो चैनल दिन रात यही सब बकवास करते रहते हैं, कुछ अच्छी बातें भी देख लिया करो। अदिति ने सिड को समझते हुए कहा। सही कह रही हो अदिति, ये सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पल जाते हैं। सिड ने वीडियो चैनल को बैंड करते हुए कहा। सुनो, 4 दिन के लिए मम्मी के घर जाना है, तुम खाने का कैसे करोगे? कुछ घर से ही भिजवा दिया करूं या तुम खाना खाने घर ही आ जाया करोगे? अदिति ने सिड से पूछा। अरे यार, मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कभी तुम्हारे घर कभी स्विग्गी जिंदाबाद, सिड ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार रखा करूंगी, आकर खा लेना या पैक करा कर ले आया करना, अदिति बोली। 4 दिन की ही तो बात है, तुम चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा, सिड बोला। अगले दिन चारों और अंधकर को देखकर सिद का मन खाने को नहीं कर रहा था, लेकिन अदिति की जिद की वजह से यूज उसके घर 10 किलोमीटर दूर अपनी ससुरल में जाना ही पड़ रहा था। क्या मुसीबत है, कैसा बेवकूफ हूं मैं भी। शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा था, अब इतनी रात में घर से निकलना एक बेवकूफ़ी ही थी, सिड ड्राइव करते हुए बड़बड़ा रहा था। सर्दियों का सीजन होने की वजह से मैं रोड लगभग जम थी, इस वजह से सिड ने बाईपास से ड्राइव करके ससुरल जाने की सोची थी, लेकिन अब अंधकार की वजह से यूजे चिदचिदाहट सी हो रही थी। तभी सामने रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ का तना पड़ा देखकर उसकी चिदचिदाहट और ज्यादा बढ़ गई। उसने कार रोकर ताना हटाने का निर्णय लिया और कार रोक दी। तना काफी भारी था। जैसे ही उसने वो तना उठाया, सामने काले कपड़े पहने अंधेरे में अंधेरे का हिस्सा बना वो हैवान उसके सामने आ गया। उसका दिल-दोल देखकर सिद थोड़ा घबरा गया और पीछे हटा। वो इंसान या हैवान जो भी था ये था, उसने आगे बढ़कर सिद को पकड़ना चाहा। सिड को कुछ नहीं सूझा, कार तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए वो विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। वो इंसान या हैवान जो भी था अब सिड के पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि सिड चाहकर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था। सिड ज्यादा देर न दौड़ सका, जल्दी ही उस हैवान ने सिड को पीछे से पकड़ लिया और उसकी विशाल भुजाएं सिद की छाती पर लिपट गई। उस हैवान की पकड़ इतनी मजबूत थी, सिद उस पकड़ से निकल नहीं पा रहा था। उस पकड़ की वजह से सिद की छाती में भयंकर दर्द हो रहा था और उसका दम घुट रहा था। दम घुटने के उन्हीं क्षणों में सिद की आंख खुल गई और उस भयंकर सपने का अंत हो गया। सिड के चारों तरफ अंधकार था। सर्दी के मौसम में भी वो पसीने से तरबतर था, और सबसे खतरनाक बात, जहां उस हैवान की बन्हे सिड की छाती पर कसी हुई थी, उस जगह अब भी असहनीय दर्द हो रहा था। हाई एक और दूसरी कहानी सुनता हूं, रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैडल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बिता 1-1.5 साल से महानगर की सूनी बियाबन और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती रही हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। बस चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घंघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही ना चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फुट्टे साफेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन सूनी और बियाबन रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जाए। मैं की बेरम गर्मी, मथे से चुहता पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी चलने लगे। मथे के पसीने से तकरती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाता हुआ मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर थिथक गईं। सड़क किनारे एक सभी सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बग लटका था, वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने से उसने अपना सिर ढक रखा था, उसे तो वो किसी भले घर की ही गृहिणी लग रही थी।
लेकिन इतनी रात के, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर। कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मैं कि या ससुरल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहाँ कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात के रिक्शा कहाँ मिलेगा? शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद 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 सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नज़रों से नज़ारें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं झिपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नाम ओ निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला। कम से कम मुझ जैसे मवाली सरी के इंसान को देखकर तो डर ही जाए, लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर ना कोई हाव ना कोई भाव। हन होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झीप गया। मुझे ही नज़ारें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत भूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्द जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी तरतम्या में चल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े दग भरने लगा। करीब पौना कैम ही चला था कि अचानक मुंह से चीख से निकल गई। वो महिला करीब 100 गाज दूर उसके सामने सड़क किनारे थिक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बाग और जमीन पर ब्रीफ केस। यह कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है। न कोई गड़ी निकली और न ही वो पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर मरेदार के पसीने से तरबतार हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भगा। इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भगता रहा और सीधे घर पर जकर ही रुका। सान सेन धौकनी सी चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पाल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले, नूर चाचा, अरे कहीं बुचदखाने के पास की बात नहीं कर रहा? बुचदखाना? मैंने बुदबुदाया। हान हान, बुचदखाना, स्लॉटर हाउस, जहां जानवर कटते हैं। बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है। बहुत हादसे होते हैं वहां। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल पहले एक बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ता से रात में पैदल? और एक आत्मा, औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा, वो भी भली औरत की रूह। मित्रों, मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के सतघती एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम दीपक है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब दीपक की सगाई हो गई थी। वो अपनी मंगेतार, जिसका नाम हिना था, से बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो अपनी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। दीपक ने अपनी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वही दफन कर दूंगी। दीपक एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर दीपक ने भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। ये कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिला तो वो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो उसने मुझे बताया।
उसने बताया कि रात को 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुल गई और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने दीपक का गला पकड़ लिया, जिससे दीपक की सांस रुक गई। दीपक ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन दीपक ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनब शनाब बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फोन ही नहीं किया था। ये सुनकर दीपक के रोंगे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने मुझे फोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर गए। वहां हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज में बोल रही थी, तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं तेरी अर्थी निकाल दूंगी। दीपक बोला, ये क्या बोल रही हो तू। दीपक आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी मंगेतर ने दीवार पर तंगी तस्वीर उतार कर दीपक के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। दीपक के ससुर और सालोन ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालोन ने दीपक के सर पर पट्टी बंधी। हीना के दादाजी ने बताया कि हीना को जिन का साया लग गया है। इस पर दीपक के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे हॉस्पिटल गए और ठीक से पट्टी करवाए। उसके अगले दिन मुझे दीपक का फोन आया कि हीना की तबीयत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। दीपक ने बीके निकाली और हम दोनों जल्दी हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पहुंचते ही हमने डॉक्टर से हीना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने दीपक को घर ले जाने को कहा। को सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी कि नहीं है। फिर उसके घर वाले की हिना को घर ले आए। हिना ने दीपक को बुलाया और कहा कि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहां इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती है। दीपक ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइकें भी चलानी आती है। रात के 2 बजे दीपक और हिना दोनों बाइक पर निकल पड़े। लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फोन आया कि दीपक और हिना का एक्सीडेंट हो गया है और वे मारे गए हैं। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे दोस्त, मेरा नाम राज है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ एक दिन घटित हुई। एक रात मैं अपने घर में अकेला था और पुरानी हॉरर मूवीज देख रहा था। रात के 12 बजे के आसपास मैंने डिसाइड किया कि एक ग्लास पानी पिया जाए। जैसे ही मैं किचन में गया, मुझे किचन की लाइट बैंड मिली। मैंने सोचा शायद बल्ब खत्म हो गया है और लाइट को ऑन करने के लिए स्विच प्रेस किया। मैंने देखा कि लाइट जल गई थी और किचन में एक अजीब सा सुकून था। जैसे ही मैंने फ्रिज खोला, मुझे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। तभी मैंने किचन के कॉर्नर में एक छोटी सी शैडो देखी जो धीरे धीरे बड़े होती जा रही थी। उस शैडो ने धीरे धीरे एक आदमी के रूप ले लिया। मैं बहुत डर गया और पलट कर भाग गया। जैसे ही मैं लिविंग रूम में आया, मेरी आंखों के सामने एक पुराना फोटो फ्रेम गिर गया। मैंने उस फोटो फ्रेम को उठाया और देखा कि फोटो में एक अजीब सी औरत थी जो मेरी तरफ घूर रही थी। मैंने फोन निकाला और अपने दोस्त नीरज को बुलाया। नीरज जल्दी से मेरे घर आया और हम दोनों ने मिलकर घर में चेक किया। हमने देखा कि सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर नीरज ने मुझसे कहा कि शायद रात को डर से ऐसा लग रहा होगा। हम दोनों ने कॉफी बनाई और बातें करने लगे। रात के 2 बजे नीरज को लग रहा था कि उसने कुछ सुना। मैंने कहा, शायद तुम्हारे इमेजिनेशन की बात है कि
तभी हमने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे किसी की चीख पूख हो रही हो। हाँ, हमने धैर्य के साथ चेक किया और देखा कि एक पुरानी डायरी कहीं रखी हुई थी जो अभी भी तक न थी। डायरी को खोलते ही हमें उसमें एक कहानी मिली जो एक हॉन्टेड मैंशन के बारे में थी। कहानी में लिखा था कि जो भी इस मैंशन में आता है वो उसके साथ एक कर्स ले आता है। हम दोनों ने सोचा कि हम इस मैंशन के बारे में और जानने के लिए जाएंगे। अगले दिन हमने मैंशन की लोकेशन ढूंढी और वहां पहुंच गए। मैंशन पुराना और डरावना लग रहा था। जैसे ही हमने अंदर घुसा, एक अजीब सी ठंडी हवा और भयंकर साइलेंस थी। हमने मैंशन के अंदर घंटी की आवाज सुनी और देखने गए। मैंशन के एक कॉर्नर में एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। पेंटिंग में वही औरत थी जो मेरे फोटो फ्रेम में थी। हमने पेंटिंग के पास जाके देखा और उसके साथ एक पुराना नोट मिला। नोट में लिखा था कि जिन्हें भी इस मैंशन में देखो, उनकी कहानी यहीं खत्म होती है। इस मैंशन की रूह कभी चैन नहीं लेती। हमने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही हमने बाहर आके देखा, मैंशन के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। हम दोनों ने अपनी जान बचाए और घर वापस आए। वहां के बाद हम दोनों को लगता था कि मैंशन की रूह हमारे साथ रात को नींद नहीं आती और हमेशा डर लगता था। आज भी जब रात को अंधेरा होता है, मुझे वो दिन याद आता है और मैं हमेशा डर से कांपता हूं। हेलो दोस्तों, ये ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड्डी थिका जो कि एक कंपनी में काम किया करता था। उसे किसी भी बहुत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बेरहच गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गया। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहां रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीधी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लद्दू धक्के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लद्दू धक्के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूं, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर न मानो, लेकिन तुम यह न कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। ये सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखते हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड्डू धक्के को श्मशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लद्दू धक्के को थोड़ा ही डर लगने लगा। फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ाते जा रहा था। कुछ देर के बाद वह श्मशान घाट पहुंच गए। श्मशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले की लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाद दिया। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर उस लद्दके को पकड़ने को कहा। अब उस लद्दके को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ी डियाच लिया। साधु ने कुछ बतासा को 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे की पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लद्दके को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएगी। जब तक वह इसको खाकर चले न जा जाए तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ देना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लद्दके को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद ही आंख खोलने को कहा। जब उस लद्दके ने आंख खोला तो वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां 4 आत्मा थी जो कि बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने ये देखा कि उसके पिडीडिडोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां था है जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहां पर वह साधु भी नहीं था। वह लद्दका तेजी से श्मशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज आ रही थी। उस लद्दके ने पीछे मुद्दे कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी श्मशान घाट में खुली
और उसी स्थान पर जहां पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। नेक्स्ट, यह एक सत्य और आंखों देखी घटना है। हमारा गांव गोंडा जिले में पड़ता है। यह उस समय की बात है जब गांव में 18 और 19 साल की उम्र में सब लड़कों की शादी हो जाती थी। उनमें से एक मेरा मित्र रमाकांत भी है। उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और अब उसका गौना भी आ गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी। इसको मैं निडर इसलिए बता रहा हूं कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई थी। 3-4 साल पहले तक गांव की अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर लौटा लेकर नित्य क्रिया के लिए कोई खेत में तो कोई खुले मैदान में जाती थी। वो भी जब गांव के पुरुष लोग सो रहे हो तब जाती थी। कुछ दिन बीत गया तो अब रमाकांत को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई और अपने सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया। वह अकेले ही चली गई क्योंकि वह तो बहुत निडर थी। लेकिन उस समय वह ना तो हाथ में चक्कू और ना ही माचिस लिया। जिस घर को बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता, वह भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी पड़ता है। लेकिन वह अकेले गई थी। तभी वहां बेल का पेड़ लगा था। उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो इसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह आ गई। जब रमाकांत की औरत खेत से आई तो लौटा फेंककर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में ही खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह तो गाने में व्यस्त थी, इसीलिए उसे सुनाई नहीं दिया। इतना देखकर रमाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि वह रो रही है? फिर भी बीवी ने जवाब नहीं दिया। तब तक रमाकांत की भाभी आ गई और वह समझ गई कि यह कौन है और रमाकांत को इशारा किया कि जाओ दादाजी को बुला लाओ। इतना सुनते ही रमाकांत समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। तब तो रमाकांत पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला कि तुम कौन हो, यहां पर क्यों आई हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तब तक गांव की कुछ औरतें और कुछ पुरुष मजा लेने के लिए इकट्ठा हो गए। चुड़ैल ने कहा कि मुझमें तुम्हें क्यों दिलचस्पी हो रही है, क्यों मुझसे शादी करने के लिए आतुर हो? तो रमाकांत झट से बोला कि मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो धन दौलत लाती रहोगी। चुड़ैल ने हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे में भी कोई ना कोई मुखिया जरूर रहता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि तुम जीवित हो। रमाकांत समझ गया कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला है, तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? और नीचे बैठे हुए सब लोग मजे लेते हंस रहे थे। तब तक दादाजी भी आ गए और बोला कि यहां से सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर जाओ। इतने में रमाकांत की बीवी भी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डाल दिया और चुड़ैल भी चली गई। तब रमाकांत मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि इनको भी अभी आना था। अगर थोड़ी देर बाद आते तो क्या पता मैं भी माला माल हो जाता। बेचारा रमाकांत बहुत दुखी हो गया। नेक्स्ट, यह एक चौंका देने वाली घटना है जो 1950 में घटी हुई थी। उत्तर प्रदेश के रानी बाजार गांव में एक राम प्रकाश तिवारी नाम का आदमी रहता था। उसकी 5 साल की लड़की थी। उसे कैंसर की बीमारी थी और उसकी कई जगह से इलाज कराने के बाद भी वह जिंदा ना बच सकी। रात के 1 बजे उसकी मौत हो गई। उसी रात को एक दूसरे गांव में मोहिनी नाम की एक औरत की ट्रक से टकराने की वजह से मौत हो गई। मृत के परिवार वाले लोगों ने उस औरत का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रानी बाजार में उस मृत लड़की को दफन करने के लिए जंगल में जा रहे थे, अचानक रास्ते में उसकी शरीर में कुछ हलचल हुई और वह उठ खड़ी हो गई। लोग ये देखकर डर गए, लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि उस लड़की के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ लिया है। उस 5 साल की लड़की के अंदर मोहिनी की आत्मा घुस चुकी थी। वह अलग जगह पर आकर बहुत दुखी और परेशान हो गई थी। उसका खाना खाने में भी मन नहीं लगता था, लेकिन उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला देती थी। एक दिन वह लड़की अपनी माँ के साथ उसके मामा जी के घर जा रही थी और रास्ते में अचानक वह जगह आई जहां मोहिनी की ट्रक से मौत हो गई थी। उस बच्ची ने अपनी माँ को इशारा करके बताया कि यह रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है। उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मामा जी के घर पहुंच गई।
उसके मामा जी के घर के पास मोहिनी के गांव की एक औरत सिमरन किसी काम से आई हुई थी। मोहिनी की आत्मा ने उसको पहचान कर उसको आवाज देने लगी। सिमरन को लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। सिमरन के पूछने पर उस लड़की ने उसको अपनी पूरी घटना बता दी और बोली कि मेरी मौत से पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया और इस बच्ची की खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लगी। जब सिमरन ने ये बात सुनी तो उसने अपने गांव जाकर सारे गांव वाले लोगों को ये बात बता दी और उसका पूरा परिवार मोहिनी से मिलने आ गया। उस लड़की ने सबको पहचान लिया और वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई और उसने वापस रानी बाजार आने के लिए मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर वह मान गई। इस तरह वह दोनों परिवारों के साथ रहने लगी। इस कहानी से पता चलता है कि कभी किसी की अधूरी इच्छा पूरी ना हुई हो तो उसकी आत्मा किसी और के शरीर में जा सकती है।